वेलकम बैक नाज़रीन। बात हुई टैक्सेशन के हवाले से, बजट के हवाले से। इस्लामाबाद चलते हैं, अब्दुल्ला यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि मसाइल कहाँ पर आते हैं जब आप रिटेलर से टैक्स लेने जाते हैं, सर्विसेज सेक्टर से टैक्स लेने जाते हैं, ट्रेडर से टैक्स लेने जाते हैं, आपको वहाँ टैक्स नहीं मिलता। आई नो फॉर अ फैक्ट लाहौर में भी और कई जगहों पे ट्रेडर्स हैं, बिलियंस का उनका टर्नओवर है, वो एक पैसा टैक्स नहीं देते। आप भी मामला देख चुके हैं, इनसे टैक्स लेना आसान नहीं है। मसला कहाँ पर आता है? एग्रीकल्चर टैक्स भी लगा हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। जी, एक्चुअली बात ये है, देखिए अब हमारा मसला बेसिक ये है कि हमारी एक्चुअल इकॉनमी है मोस्टली कैश बेस्ड एंड नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। ठीक है। अब इस चीज़ को हल करना, टैकल करना जो है, मेरे नज़र में बुनियादी जो उसकी चेंज आएगा वो आएगा थ्रू दी सिस्टमेटाइजेशन एंड ऑटोमेशन एफर्ट्स, जो कि दुनिया में अब कई मुल्कों की बहुत ही एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो उसको हमें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स करना होगा। और उसके साथ उसका जो एक मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट। तो उसमें तमाम सोर्सेज से, आपकी इंटरनल सोर्सेज भी हैं जो आपके पास मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन आई हुई है, और दूसरा आपकी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है जो आपने एक्वायर करनी है फ्रॉम डिफरेंट पोटेंशियल इकोनॉमिक सोर्सेज, एंड दैट वुड इंक्लूड द बैंकिंग साइड। अब वो जो तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी तो उसकी बेसिस पे फिर आप, लेकिन आप तो खुद ही कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि सारी इकॉनमी कैश बेस्ड है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो आप इन्हें कैसे फोर्स करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए? पहला मसला तो यही आ जाता है आपको हमेशा। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो तो एक आपका जो तरीक़ेकार होगा फ्यूचरिस्टिकली आपको डॉक्यूमेंट करना है, लेकिन उससे पहले, बिकॉज दैट विल बी टेकिंग सम टाइम, और हमने वो पहले भी बात की है, जैसे आपको याद होगा RGST के हवाले से, तो वो एक ऐसी चीज़ है जब तक आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन साइड को इंश्योर नहीं कराते वो मुश्किल हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये उसकी एब्सेंस में भी ये चीज़ जो है, दिस इज़ पॉसिबल एंड डूएबल। और वो क्या है कि अब आपको अपना सिस्टम जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाना है, और उसके साथ और ऑटोमेट पूरा करके ये सारी चीज़ जब आपके पास मुहैया हो जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इकॉनमी रिमेन्स कैश बेस्ड, लेकिन आपके पास जब एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस क्रिएट हो जाता है तो फिर वो जो आपका पोटेंशियल टैक्स पेयर है या एक्चुअल टैक्स पेयर है, you are then going to match whatever has been reported or not reported and whatever you have with you. अब्दुल्ला साहब, स्टे विद अस। मैंने एक कमेंट लेना है कराची से, अकील साहब से, उनको थोड़ी सी जल्दी भी है। अकील साहब, ये फरमाइएगा कि टैक्सेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, जो हमें पता है कि इस बजट के अंदर जो इक्विटी मार्केट है उस पर शायद कोई एडिशनल टैक्स लग नहीं लगा या कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। आपके पास कोई इस तरह की इत्तला है कि कोई चेंज आ रही है स्ट्रक्चर में? मेरा अपना ये ख्याल है कि देखिए, इक्विटी मार्केट पे तो जो हर तरफ से टैक्स लिया जाता है, मैं सिर्फ सजेशन जो देना चाहता हूँ ना, कि इस मुल्क पे एक ही हल है इसका कि हम जो चीज़ सस्ती प्रोवाइड करते हैं, जिस पे सब्सिडी हम दे रहे हैं, जैसे हमारे पास इस वक्त गैस है, 600 अरब रुपए की आज हम गैस बेच रहे हैं और एवरेज प्राइस हम 400 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मतलब उसमें 70 रुपये की प्राइस भी है और 550 भी है, तो एवरेज 400 रुपये प्राइस चार्ज करते हैं। और 400 रुपये वाली प्राइस अगर हम 800 रुपये कर लेते हैं तो ये आपके पास 600 बिलियन रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आ जाता है। और उसके बावजूद भी अगर आप इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो ये 50 और 55% डिस्काउंट इसके बाद भी रहेगा। मैं कहता हूं कि जब आपको ये पता है कि आप बाकी जगहों से टैक्स वसूल नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों पे आप सब्सिडी दे क्यों रहे हैं? इसके जो यूजर हैं, आप उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली साहब, पेट्रोलियम की आपने बात कर ली है, चलते चलते एक बात ज़रा बता दें। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है, जो ऑयल सेक्टर के शेयर्स हैं उनमें अचानक एक एक्सीलेटर लग गया है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके पीछे आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ऑयल सेक्टर काफ़ी ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। अब आप एक कंपनी उठा के देख लें कि OGDC की जब लिस्टिंग हुई थी तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 160 बिलियन रुपीस थी, और आज OGDC की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1260 अरब रुपए हैं। तो आप ये तो सोचिए कि OGDC की
जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन 4 गुना बढ़ चुकी है और हर साल उसमें ग्रोथ आती है। एक ग्रोथ आती है कि आपका रुपये डिवैल्यू होता है, दूसरी आपकी वैसे ही ग्रोथ आ रही है। तो इस टाइप की कंपनियां दुनिया में कहाँ हैं? पाकिस्तान में ये सारी कंपनियां OGDC ले ले, PPL ले ले, POL ले ले, तो ये मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंपनियां हैं। और इसमें आप ये सोचें कि सिर्फ एक OGDC है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $14 बिलियन है। तो हमारे मुल्क में हम बुरी बातें बहुत बताते हैं, लोगों को डराने के लिए बहुत बातें बताते हैं, इस टाइप की बातें हमें बतानी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मार्केट को क्या देख रहे हैं? और मैं समझता हूँ एक बात प्लीज मैं और करना चाहूंगा, अगर आप सुन ले, मैं ये कहूंगा कि इस वक्त टैक्सेशन के हवाले से अब्दुल्ला यूसुफ जैसे आदमी हमारे पास है। और जब अब्दुल्ला यूसुफ साहब FBR के चेयरमैन थे तो आप ये देखें कि उन्होंने उन सारी चीज़ों को ठीक किया था और बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और किसी बिजनेसमैन को कभी भी शिकायत नहीं हुई थी और आपका रेवेन्यू कलेक्शन ऑलवेज बढ़ता रहा था। तो अगर आज हमें इस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूँ नई गवर्नमेंट के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे लोग उनके पास है जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है और जिन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरी है कि ऐसे लोगों का बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि आगे चल के आपको मार्केट का ट्रेंड क्या लग रहा है, क्योंकि लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि बाजार अब स्टैग्नेंट थोड़ी सी हो गई है, टेक्निकल करेक्शन आ सकती है। आप क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं बाजार को? देखिए, मार्केट में करेक्शन आना तो हेल्दी साइन है, लेकिन मुझे लगता है मार्केट में वैल्यू अपनी जगह पे है, क्योंकि सर्कुलर डेट की वजह से आपकी मार्केट बहुत दबी हुई थी और सर्कुलर डेट उम्मीद यही है कि रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर पावर सेक्टर को ठीक करना है तो ये सर्कुलर डेट का मसले का हल निकालना है। और जब आप ये मसले का हल निकालेंगे तो डेफिनेट मार्केट काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगी इसके बाद। अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें साथ देने का। नाज़रीन, हमने यहाँ पे लेना है छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डॉक्टर कैस असलम से और अवैध साहब से मैंने कमेंट्स देने हैं जो अब तक की हमारी बात हुई टैक्सेशन के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है बजट के हवाले से। अब कुछ और अहम बातें इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा जो आपका बजट आएगा, हमने उसकी अपनी इकॉनमी को रीबेस कर दिया। 2005-6 अब हमारा नया बेस है, उसके मुताबिक अब जो फिगर्स हैं वो थोड़े से तब्दील होंगे। मिसाल के तौर पे जो पिछले साल की जो हमारी ग्रोथ है, जो पेपर हम आपको दिखा रहे हैं अभी, उसके हवाले से आप देख लीजिएगा, वो 4.36 अब हो गई है। ये पेपर अभी आपके सामने आ जाएगा। और 2011 में ये 3.66 हो गई है। और ये जो हमारा साल चल रहा है, माली साल, रवा माली साल, इसमें 3.59% जो है हमारी जो है वो ग्रोथ रही है। पेपर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से जो फिगर्स हमारे पास हैं। और इसमें जो अहम चीज़ यही है वो ये कि जो इसके आखिरी में आप देखेंगे वो ये कि रिबेसिंग की वजह से कुछ फिगर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट आपको नज़र आएंगे। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं इस पेपर के अंदर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अब ये सोचने वाली हैं। हर आदमी जिससे हम बात करते हैं वो ये कहता है कि जो छोटे लेवल की सनतें हैं वो पाकिस्तान में तबाह हो गई हैं। हमारे पास जो फिगर है वो ये कहता है कि इस माली साल के दौरान भी 8.23% की ग्रोथ है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स के अंदर, जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की सिर्फ 2.83% ग्रोथ है। और अगेन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर ज़्यादातर लिस्टेड भी हैं, बहुत सारे लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। हम कहते हैं कि जी तवानाई का बहरान है, स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स जो हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तबाह हो गए, और सरकारी आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि ये 8.23% बढ़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये समझा दें मुझे, इसमें क्या ये नंबर्स डॉक्टर्ड हैं या हम गलत परसेप्शन लेके चल रहे हैं या हमें गलत बताया जा रहा है, हम गलत समझते हैं, हम गलत देखते हैं, क्या है ये? देखें, बेस बदलने से चीज़ें तो बदली होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस ड्रास्टिक से देखें, बात यह है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी जिसने इलेक्शन हरा है, ये इकोनॉमिक उस पर, वो तो ये कह रहे थे कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अब ये फिगर्स आपको वही कह रहे हैं, मगर जो जब हम बिजली के बहरान को भी देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखते हैं, तो स्टैग्नेशन थी।
बट एट द सेम टाइम बात यह है जी कि कहीं ना कहीं मैं ये हमेशा से समझता हूँ कि पाकिस्तान की दो इकोनॉमीज़ हैं। एक वो ट्रेडिशनल फ्यूडल इकोनॉमी जिसमें बहुत सारे क्राइसिस हैं, जो सारे क्राइसिस हैं, और एक वो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के अलावा खासी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमेशा से वो रही है, रॉबस्ट है। वो छोटी है बट इट हैज़ ऑलवेज बीन सो इन अ लेवल। ये सारे जो अदाद शुमार आते हैं ये सिर्फ उस पार्ट ऑफ इकोनॉमी के आते हैं जो मार्केट इकोनॉमी होती है, और वो जो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो आप हमें बताते रहते हैं उसके अदाद शुमार नहीं आते। बताएं मैं इसमें क्या कमेंट करूं। बेसिकली डॉक्टर साहब का जो मैं जो समझता हूँ, देखिए वो ले रहे हैं एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और एक कैश इकोनॉमी जो अदर देन दैट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हाँ ले रही है वो सारी वो चीज़ आ रही है कि जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें ग्रोथ है, लेकिन इसमें ये कहना कि डॉक्यूमेंटेड में ग्रोथ रही है तो इट विल नॉट बी फेयर। मेरा अपना डॉक्यूमेंटेड की बात ही नहीं की, मैंने कैपिटलिस्ट और नॉन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की। सही है, मैंने बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड की बात नहीं की। ठीक है, वो बात सही है कि वो चीज़, लेकिन ये कि देखिए ये अब फिगर्स ये कहना कि इकोनॉमी ग्रो वो कैपिटलिस्टिक पार्ट, लेकिन ये फिगर्स अगर तो इंटरनेशनल बॉडीज भी एक्सेप्ट कर रही हैं तो हमें फिर इनको डिफेंड करना पड़ेगा। कर लिए जाएंगे मगर अगर इनमें कोई गड़बड़ की गई है तो फिर एक बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई आएगा। आप समझते हैं इसमें गड़बड़ हो सकती है? देखिए ये हो सकता है कि जब डेटाबेस आप कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ज़ाहिर कुछ चीज़ों को एक अच्छा पोर्ट्रे करके वो दिखाया जाता है कौम को कि जी ये देखें ये चीज़ हो रही है, लेकिन रियलिस्टिक अगर हम चीज़ों को होकर देखें तो शायद ग्राउंड रियलिटीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि लोग नहीं कर रहे होते, वो सारी चीज़ें नहीं कर रही होती। मैं कोशिश करता हूं कि अब्दुल्ला यूसुफ साहब अगर उनको हमारी आवाज़ आ रही है तो उनसे भी मैं कमेंट ले लूँ। अब्दुल्ला साहब, इफ़ यू कैन हियर अस, आप बताएं कि ये जो सरकारी आदाद शुमार होते हैं जो बिन द ऑफिस, क्या वो कभी डॉक्टर्ड होते हैं? क्योंकि अभी हमारे सामने जो नंबर आया, हमारी बात सुन रहे होंगे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर सब शिकायत कर रहे हैं कि वो बेचारे मर गए तवानाई बुरान के हवाले से, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है 8.23%। एक्चुअली ये जो हमारी इस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली इशू रहा है और अभी तक चल रहा है, जो होता है ना आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस इन दी रिपोर्टिंग नंबर्स। अब डिस्पाइट द फैक्ट कि अब हमारा एक इंडिपेंडेंट जो पहले एक होती थी मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, वो एक इंडिपेंडेंट अब उसको इदारा भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम इस मोड में से नहीं निकल पा रहे जो कि हिस्टोरिकली ये हमारे साथ चल रहा है। और इसके लिए डेफिनेटली हमें लाइक मैनी अदर थिंग्स another area where you have to be totally transparent and you have to be really fair and open about the actual facts। बजाय इसके कि हम वो कर लेते हैं। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो सरकारी दादोशुमार होते हैं ये डॉक्टर्ड होते हैं? नहीं, उसमें देखिए ना कई दफ़ा हम ये चीज़ें देखते हैं कि आप जब एक्चुअल पोजीशन ऑन ग्राउंड को देखते हैं और फिर आप स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो देयर इज़ डेफिनेटली सम टाइप ऑफ ए डिस्कनेक्ट, यू नो, विच इज़ द पेरेंट। जैसे अभी आप पॉइंट आउट कर रहे हो कि जी स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो तो प्रॉब्लम में हैं और आप जो उसकी ग्रोथ शो कर रहे हो वो 8% से ज़्यादा शो कर रहे हो, तो वेयर इज़ दैट डिस्कनेक्ट एंड हाउ? अब या तो उसको आप प्रूव करें, एनालाइज करें और प्रूव करें, नहीं तो आपने ये चीज़ जिस तरह भी रिपोर्ट की है उसकी बेसिस क्या ली गई थी एज अपोज टू वट एवर इज़ ऑन ग्राउंड। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई फील कि वी स्टिल नीड टू डू अ लॉट मोर टू रियली गो आउट एंड एक्चुअली प्रोवाइड दैट कॉन्फिडेंस इवन टू द पब्लिक कि जो भी हम कह रहे हैं वो उसमें कोई बायसेस नहीं है, दे आर रियली द फैक्ट्स। अच्छा, वैसा मेरे ख्याल है अब्दुल यूसुफ साहब ने शुगर कोट करके हमें बता दिया है कि ये प्रॉब्लम तो है। अच्छा, बिफोर वी गो फर्दर, कुछ चीज़ें हम वैसे डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम पे जाने से पहले कि फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो पाती। अब जो सियासी सेटअप है क्या उसमें हो सकेगी? देखिए इस वक्त अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि गवर्नमेंट के पास अब इतनी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी फेडरल गवर्नमेंट बन रही है, प्रोविंशियल में भी जो है वो सब स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट एन इशू, और हमारे मुल्क में टैक्स बेस बढ़ाने के लिए सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मैं आपको गारंटी करता हूँ आप कहीं टैक्स नहीं बढ़ाएं,
एक लॉ है, लॉ के अंदर मौजूद है एक रूल 83, वो कहता है कि हर बिजनेस परमिसेस के ऊपर एनटीएन लगा होगा और उसकी हर रसीद के ऊपर एनटीएन प्रिंट होगा। ये लॉ है, बना हुआ लैंड ऑफ द लॉ है, कोई चेंज करने की जरूरत। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें। फॉरेन एक्सचेंज की आपके यहाँ एक लॉ के अंदर मौजूद है जो हर प्रोफेशनल बॉडीज इवन चेंबर्स में बात होती है, वो भी कहता है कि ख़त्म कर दें कि आपने एक परमिट किया हुआ है कि आपने मनी वाइट करनी है तो टैक्स देने की बजाय आप बाहर से अमाउंट लेके आए, यहाँ पे वाइट करें। वो लोग ये समझते हैं कि ये बाहर से पैसा आ रहा है, वो बाहर से नहीं आता, यहीं से मनी चेंजर्स के पास हम जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो वही अमाउंट सर्कुलेट करता है। बोले ये दो लॉज जो है, मसलन ये लॉ ख़त्म कर दे कि फॉरेन रेमिटेंसेस की जो पाकिस्तान से जाके वाइट होती हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। जो जेन्युइन रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे लोग बाहर से आते हैं, जो जेन्युइन रेमिटेंसेज हैं उसके ऊपर आज भी कोई पूछ नहीं है। हमारे लॉ में कोई टैक्स नहीं है कि मेरा पाकिस्तानी कोई बाहर जाके बैठा है, काम कर रहा है, वो पैसा लेके आता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। उस हवाले से कुछ गौर तो हो रहा है अभी। ये चीज़ खत्म करने वाली जरूरत है। और वो जो रूल 83 मैंने बताया, मैं क्या इसको इम्प्लीमेंट कर दें, इवन टैक्स रेट रिड्यूस कर दें, आपकी टैक्स कलेक्शन डबल हो जाएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ। क्विकली, क्या ज़राई टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है? सर, विल ऑफ द गवर्नमेंट है, हर चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल विल होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ये वक्त आ गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके डायरेक्ट टैक्सेस को। थैंक यू वेरी मच। वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नाज़रीन, अपने तमाम गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए इंशाल्लाह कल मिलेंगे और मज़ीद आपको खबरें देंगे बजट के हवाले से। अनीस शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारी ट्रांसमिशन जारी है उसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे टैक्स टारगेट्स के हवाले से। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि टच करें कि जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट है इलेक्शन के बाद से वो क्या प्रिडिक्ट कर रही है, क्या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वाकई बहाल हो गया है, मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल रहती है। थोड़ी सी बात कर लेंगे बजट के टारगेट्स के हवाले से। कल एनईसी की मीटिंग है, उसके हवाले से भी आपको खबरें देंगे। लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोहम्मद अवैस साहब। मोहम्मद अवैस साहब टैक्स के माहिर हैं, साबिक सदर हैं टैक्स बार के और अब एक बड़े इस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम होस्ट भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर क्यास असलम, माहिर माशियात हैं और हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं हमेशा जो हमारी बजट की नशरियात। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस साहब बहुत शुक्रिया। कराची में हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम डेडी साहब और इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे साबिक चेयरमैन CBR या अब जो FBR है अब्दुल्ला यूसुफ साहब। अकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। और पहले हम चलेंगे इस्लामाबाद अपने नुमाइंदे शकील अहमद की तरफ और शकील से पूछते हैं कि लेटेस्ट सुनगुन क्या है बजट के हवाले से। शकील, ये बताइएगा कि टैक्सेशन के हवाले से, टारगेट्स के हवाले से क्या सूरत हाल सामने आ रही है, क्या लेटेस्ट है आपके पास? देखिए अनीस साहब, गवर्नमेंट को इक़्तिदार संभालते ही मल्टीपल चैलेंजेस तो दरपेश ही हैं, लेकिन एक जो बड़ा मसला दरपेश है बजट मेकिंग के हवाले से वो ये है कि टैक्स हदफ क्या रखा जाए नए माली साल का। कल शाम को मीटिंग शुरू हुई थी, सुबह 4 बजे तक चलती रही और अब फिर शाम में कल वज़ारत ख़जाना में मीटिंग थी और आज FBR हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हो रही है और इसी इशू पर बात हो रही है। हमें आला तरीन ज़राए ने बताया है कि काफ़ी गौर व खौज के बाद ये फैसला किया जा रहा है, एक तजवीज़ सामने आई है जिस पर काफ़ी हद तक काम कर लिया गया है कि जो नए माली साल का जो टैक्स मुहासिल का जो हदफ होगा, अब वो गुज़िश्ता साल जो अचीव किया गया था, टैक्स टारगेट जो हासिल किया गया था, अचीव तो नहीं किया गया था, जो कलेक्शन की गई थी उसका 25% बढ़ाया जाए। यानी अगर पिछले साल 1890 अरब या उससे कुछ ज़्यादा हासिल किया गया था तो इस साल 2365 अरब रुपए नए माली साल के लिए मख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है और इस पर काफ़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। और जो इस साल का हदफ था, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि 2381 ओरिजिनली टारगेट सेट किया गया था, फिर 2050 कर दिया गया और आज भी हमारी FBR हुकाम से बात हुई, उनका ये कहना है कि 1700 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स कलेक्शन हो चुकी है, लेकिन 30 जून तक काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि हमें 2050 भी हासिल हो पाए, लेकिन कोशिशें जारी हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमें पता चला है कि तकरीबन 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स कलेक्शन जो है वो नए माली साल में
करने के लिए इकदाम किए जाएंगे, कुछ टैक्स मेजर्स लिए जाएंगे जिसका आपने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि बिज़नेस कम्युनिटी का जो टर्नओवर होगा उस पर टैक्स जो है वो निस्फ फीसद से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है, और साथ ही साथ तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार जो तबका है उससे भी इनकम टैक्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा शरह है वो 30% तक करने की तजवीज़ है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेजर्स हैं जिसका आपने खुद भी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि नए वज़ीर-ए-आज़म जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी इक़्तिसादी टीम को हिदायत की है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और टैक्स टारगेट जो है वो अच्छा होना चाहिए। हम टैक्स कलेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन जो टीम है उनका ये ख्याल है कि हम अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करने को तैयार। शकील, और बताइए कि कल NEC की मीटिंग है और PSDB के फिगर्स भी कुछ सामने आ रहे हैं, वो क्या हैं, ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, कल वज़ीर-ए-आज़म शेयर करेंगे मीटिंग NEC की, और हमें ये पता चला है अब तक जो सूरत-ए-हाल सामने आई है कि 995 अरब रुपये का डेवलपमेंट प्रोग्राम है विफाक और सूबों का, और जिसकी मंजूरी दी जाएगी उस मीटिंग में। 450 अरब जो हैं वो फेडरल PSDB के हैं और 545 अरब प्रोविंसेस के हैं। इसमें सबसे अहम जो चीज़ वो ये है कि पानी और बिजली के लिए 103 अरब रुपए की तजवीज़ है, लेकिन शायद इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए बाद में। 34% पिछले साल के मुकाबले में ये इजाफा है ऑलरेडी। नए बजट में जो एटमी तवानाई कमीशन है उसके लिए 60 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, और HEC जो है उसको 52 अरब 60 करोड़ रुपये मख्तस किए जाएंगे, जिसमें जो है उसका जो जारी अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके अलावा वज़ारत उमूर कश्मीर है उसके 28 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है, और वज़ारत ख़जाना के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम मुख्तलिफ होते हैं उसके लिए 19 अरब रुपये की तजवीज़ सामने आई है। साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि 3 ऐसे इदारे हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके बजट में कमी करने की तजवीज़ है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और नैब है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 93 करोड़ 46 रुपये मख्तस किए जाएंगे, जो ज़राए ने हमें बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 32 करोड़ 15 लाख और नैब के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपये। जो कौमी असम्बली और सेनेट का बजट होगा उसमें थोड़ा सा इजाफा किया जाएगा। कौमी असम्बली के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपये मख्तस होंगे और सेनेट के लिए 1 अरब 40 करोड़। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बजट में भी तकरीबन 27 करोड़ रुपये इजाफी की तजवीज़ है, और मजमूई तौर पर जो बजट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का वो 1 अरब 85 करोड़ रुपये से तजावुज़ कर जाएगा। कल NEC में ये तमाम अदाद-ओ-शुमार पेश होंगे, वहाँ से अप्रूवल होगी और नए साल का जो तरक्याती प्रोग्राम है वो बाकायदा तौर पर फिर आगे अगले मरहले में जाएगा। शकील, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। हमेशा की तरह शकील ने जो है बहुत सारी खबरें जो हैं हमें पहले ही दे दी हैं कि क्या होने लगा है, क्या होने जा रहा है। अब हम चलेंगे इस्लामाबाद और अब्दुल्ला यूसुफ साहब से कुछ बात करेंगे। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि ये टैक्स जो अहदाफ रखे जाते हैं, आप चेयरमैन रहे हैं CBR के, जो FBR है पहले CBR हुआ करता था, ये क्या सोच के रखे जाते हैं और ये आमतौर पर ये अहदाफ इतने सुपरफिशियल क्यों होते हैं कि ये पूरे नहीं हो पाते? जी शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि जो वर्किंग होती है जो टारगेट्स फिक्स करने के हवाले से, उसमें एक तो होती है आपकी जो भी बेस है, जो लास्ट ईयर के जो भी नंबर्स हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, उसके ऊपर फिर आपकी जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन और प्रोजेक्टेड इंक्रीज़ इन द GDP ग्रोथ, उनके अलावा ये 2 फैक्टर्स के अलावा मज़ीद आप जो भी अपने तौर पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू टैक्स मेजर्स, तो वो फिर उसमें ऐड करके तो एक आप एस्टिमेटेड नंबर जो है वो वर्कआउट करते हो। ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो दूसरी साइड से जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट की वर्किंग हो रही होती है, उसमें वो देखा जाता है कि जी अब हमारे पास कितना डेफिसिट हो रहा है, कितनी हमें ज़रूरत है और कितना हम अब्दुल्ला साहब, इतनी कैलकुलेशन के बावजूद कभी भी मुझे तो एक आध मौके के अलावा याद नहीं पड़ता कि मैंने ये कहीं खबर देखी हो कि टैक्सों का हदफ हासिल कर लिया गया है। तो क्या ये इतने सालों से प्रैक्टिस चली आ रही है, आपने भी देखी है, इसको रियलिस्टिक टर्म्स में लाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? एक्चुअली ये तो अब अगर आप हिस्ट्री में जाएं ना, तो अनफॉर्चुनेटली राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आम तौर पे बजट्स जो बनाए जाते हैं एज टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको फिर रिवाइज डाउनवर्ड किया जाता है और फिर वो जो रिवाइज नंबर्स हैं उनको भी अचीव नहीं किया जाता। जैसा कि साल हुआ 4 साल हैं, अगर आप उनको देख लें, पीछे जो थे आपके 2004 से लेके 2008 तक, उसमें जो भी टारगेट फिक्स किया गया वो ना सिर्फ अचीव हुआ बल्कि एक्सीड हुआ, एंड दे वर दी एक्सेप्शनल ईयर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। बट अदरवाइज यू आर राइट
हिस्टोरिकली स्पीकिंग अनफॉर्चुनेटली ये हमारा ट्रेंड है। लेकिन अब बात ये है कि जो भी हम करें गोइंग फॉरवर्ड, हमें हर हालत में एक चीज़ जो हमें सबको पता है और इसके ऊपर अब मज़ीद हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि एज ए नेशन, एज ए कंट्री, अब हमारा जो इतना लार्ज हो गया है फिस्कल डेफिसिट, उसको आपने कंट्रोल करना होगा। और उसके दो ही तरीके हैं, एक तरफ आपका रेवेन्यू मेजर्स हैं और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एफर्ट्स हैं, और दूसरी तरफ आपके एक्सपेंडिचर्स में जो भी आप कमी कर सकते हैं, गुंजाइश निकाल सकते हैं, वो आपको करना होगा। अब्दुल साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करेंगे टैक्सेशन के हवाले से भी, और कुछ बात करेंगे मार्केट ट्रेंड के हवाले से भी कि अगर टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही है, मार्केट इसको कितना डिस्काउंट कर रही है और आगे चल के प्रोजेक्शंस क्या हैं, सूरत हाल क्या बनती है, इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स क्या हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है बजट के हवाले से। एक बहुत अहम कंपोनेंट आपकी मईशत का स्टॉक मार्केट है और वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी साबित होता है। अगर आप रिकॉल करें तो 12 मई के बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी है। उससे पहले भी तेजी ही थी जो ये सजेस्ट कर रही थी कि एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके पास अक्सरियत होगी, और 12 मई के बाद से हम मुसलसल तेजी देख रहे हैं। कराची चलते हैं, अकील करीम बेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अकील साहब थोड़ा सा हमें समझाएं कि हमारे मुल्क में तवानाई का बहरान है, हमारा रुपया जो है अपनी कदर खो रहा है, और उसके बावजूद मई के महीने में अगर देखें तो पाकिस्तानी मार्केट खत्ते की तमाम मार्केट्स को बीट कर चुकी है, जहां के हालात भी अच्छे हैं, जिनकी इकनॉमी ग्रोथ भी अच्छी है। तो क्या हमारी मार्केट डिस्काउंट पर थी, या ये बात ठीक है गैर मुल्की सरमाएकार हमारी मार्केट चला रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप ये बात सही कह रहे हैं कि मार्केट काफ़ी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही थी और लोगों को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी। पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट में इन्फ्लोस काफ़ी आ रहे थे, और उसकी वजह यही है कि वर्ल्ड वाइड हमने देखा था कि मार्केटें रैली बना रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसकी वजूहत भी हैं। पाकिस्तान में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एनर्जी वगैरह का बहरान अपनी जगह पे है, लेकिन एक बात आपको ये भी देखनी होगी कि पाकिस्तान के जो कॉरपोरेट रिजल्ट है वो जो बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, वो पहले कभी भी हमने नहीं देखे थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की काफ़ी बढ़ गई हैं। आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो कि बहुत बुरी तरह हिट हुआ था, पिछले 2 साल से परफॉर्म करना शुरू हुआ है। इसके साथ आपका सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देख रहे थे कि पिछले 15 साल में जितना परफॉर्म नहीं किया था उससे बेहतर ये पिछले साल उसकी परफॉर्मेंस आई है। अच्छा अकील साहब, यही बात मैं समझना चाह रहा हूँ। आपने खुद ही कहा कि तवानाई का बुरहान है, लेकिन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो है ना? तो क्या कंपनीज देखिए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ, वो भी मैं बात आपसे कर लूँगा। हमारी बदकिस्मती जो है कि हमारे लोग पैसा कमा के टैक्स देना नहीं चाहते। पैसे तो सब बना रहे हैं। अगर आप बैलेंस शीट में आपको 500 बैलेंस शीट भेज देता हूँ, और उन 500 बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो अनबिलीवेबल प्रॉफिट है। लेकिन अगर उनमें से थोड़ा सा भी गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी तो ये सब चीखें मारना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारी कमज़ोरी है, और इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट जब बजट बना रही है तो गवर्नमेंट को भी इसको ठीक करना है। गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने जो कहा कि डेफिसिट हमारी कमर तोड़ देगा, वो हमारी कमर तोड़ चुका है। लेकिन ये कमर उनकी टूट रही है जो मिडिल क्लास है। आपकी मिडिल क्लास जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो उस जब तक आपकी मिडिल क्लास को आप बेहतर नहीं करेंगे, मिडिल क्लास को सिस्टम में नहीं लाएंगे, जाहिर बात है कि जो तरक्की हम चाहते हैं, जो ग्रोथ चाहते हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ आज मैं आपको एक बात बता दूं कि पावर क्राइसिस में 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि इस मुल्क में आप बिजली जो बना रहे हैं पानी से 4,000 आप फर्निश ऑयल से बना रहे हैं, 4,000 आप गैस से बना रहे हैं। अब गैस की बिजली आपकी कॉस्ट मैक्सिमम 5 रुपये है, पानी की 3-3.5 रुपये होगी, और फर्निश ऑयल की 20 रुपये है। तो आज अगर आप इसको सही तरह मैनेज कर लें, सही तरह, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट पे लोगों का बड़ा कॉन्फिडेंस भी है,
और इनके पास अक्सरियत भी है और इनके पास ऐसे लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहला ये डिसीजन करना चाहिए कि बिजली भी हम 13 रुपए की एवरेज पे बेच रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी 13 रुपए से कम है। जो हमारी मिसयूज ऑफ पावर है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसको आपको रोकना है। अगर आप इसको रोक लेते हैं तो मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल मरहला आपका हल हो जाता है। और पाकिस्तान की एक इकोनॉमी वाहिद इकोनॉमी है और एनर्जी के क्राइसिस जो हम देख रहे हैं उसकी वजह सिर्फ एक है कि हम फर्निश ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अकील साहब हमारे साथ रहिएगा। अकील साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं डॉक्टर कैस का एक कमेंट ले लूँ। डॉक्टर साहब, अकील साहब एक बड़ी अहम बात पे इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट आपकी डिस्काउंट पे थी। मई के अंदर मुस्लिम लीग नून वाज़े तकरीबन हो गया था शुरू में कि मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन जीत लेगी। जैसे जैसे इलेक्शन के करीब आए हमने देखा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अकील साहब ने बताया कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बेस पे हम देख रिजल्ट वाकई अच्छे हैं, वो सामने नजर आते हैं आपको। उसकी बेस से मार्केट आपकी चल गई है, हिस्टोरिकल हाई वो कर गई है। मैं जो चीज़ समझना चाह रहा हूँ मुझे समझाएं कि हम जो बात करते हैं कि इकॉनमी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, अगर इकॉनमी में प्रॉब्लम्स हैं तो ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जैसे उन्होंने बताया अकील साहब ने कि हम फिर टैक्स नहीं देते, पैसे सब बना रहे हैं, इकॉनमी फिर चल रही है आपकी। दोनों बातें हैं। एक तरफ तो जो पैसा बना रहे हैं बहुत बना रहे हैं। आफ्टर ऑल याद रखिएगा कि क्राइसिस भी कुछ लोगों का पैसा बनाता है। बिल्कुल, बाकी कौम को क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, हमेशा होती है। जी, दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारा पोर्टफोलियो है नॉट रियल इन्वेस्टमेंट। इनमें फ़र्क डालना पड़ेगा। द मनी कम्स एंड देन गोज अवे। 4 अरब की है इस वक्त आपकी और वो फ्लक्चुएशन जो है वो वहाँ तो आ रही है। बट रियल में शायद वो इंडस्ट्री जो अपनी बिजली खुद बना रही है तो शायद सर्वाइव कर रही हो, वरना पिछले 2 महीने से तो हमने यही सुना है कि बंद थी। तो टेक्सटाइल तो ये हुआ है। तो वो सीमेंट की भी बात कर रहे हैं तो शायद सीमेंट को बिजली नहीं चाहिए होगी। सीमेंट अपनी बिजली बना लेते हैं कोयले से और दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। बहुत हैं। सारी ऐसी इंडस्ट्री है। मैं तो पहले भी ये कह रहा हूँ कि अगर आप इजाज़त दे दें इंडस्ट्री को एक दूसरे को बिजली बेचने की तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे एट मिनिमम लेवल। अच्छा अवैस, अनीस मैं जरा ये बात ऐड करूं जो अभी जैसे अकील साहब ने भी बात पॉइंट आउट की, डॉक्टर साहब ने भी की। जो बेसिक इशू एक आया जब हम बीइंग एन अकाउंटेंट भी मैं जब बैलेंस शीट्स को देखता हूं, जब मैंने इस ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन देखी है तो जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उनके रिजल्ट्स बेहतर हुए हैं और जो मीडियम साइज इंडस्ट्री थी या छोटी इंडस्ट्री थी वो बंद हुई है। बेसिकली उसके बंद होने की वजह से बड़े कॉर्पोरेट की मोनोपोली क्रिएट हुई और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर लिया। देखें ओवरऑल सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस था, लोग समझ रहे थे प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम का फायदा क्या उठाया? बड़े जो कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने उस प्रॉब्लम का फायदा उठाते हुए प्राइसेस बढ़ानी शुरू कर दी कि जी डॉलर बढ़ गया, ऑयल बढ़ गया। आप ये कह रहे हैं कि वो जो 650 कंपनियां स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं जी वो तो फायदा में है। जो बड़े थे, आप टेक्सटाइल को उठा के देखें, टेक्सटाइल के जो बड़े यूनिट्स हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए, जो छोटे यूनिट्स थे, जो छोटी इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। ठीक है ना। अब उसका फायदा हुआ, उन्होंने एक तरफ प्राइसेस बढ़ाई, दूसरी तरफ अपनी कॉस्ट कट डाउन की। ये एक पूरी मार्केट परसेप्शन, जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, वो ये काम करता रहा था। ये नहीं है, इससे भी आगे है जिन्होंने रीस्ट्रक्चर किया है और यस जो कर सकते थे, यस जो स्मार्ट थे उन्होंने बहुत पैसा बनाया है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि क्राइसिस में पैसा बनता है मगर उनका बनता है जो। अच्छा अवैस, अब मुझे ये बताएं, हम टैक्सेशन के बारे में अब्दुल्ला यूसुफ से ही बात कर रहे थे, अकील साहब से ही बात करेंगे। अभी हमें करंटली क्योंकि आपकी बड़ी नज़र है किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? हम ये बातें करते रहते हैं कि ये टैक्स नेट बढ़ाए जाएं, टैक्स नेट बढ़ाए जाएं। कितना पोटेंशियल है? टैक्स नेट बढ़ भी सकता है और अगर बढ़ सकता है कितना पोटेंशियल है और कहाँ कहाँ पोटेंशियल है? या आपने दोबारा उन्हीं लोगों को टैक्स करना है जैसे अभी शकील बता रहे थे? या वैसे ये जो चीज़ें ना देखें, जो टैक्स नेट की जब भी बात होती है, अब्दुल्ला साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर हमने अपना बजटरी डेफिसिट रिड्यूस करना है, अपने मुल्क के रिसोर्सेज के ऊपर आना है तो हमें टैक्स नेट बढ़ाना है। एक तरफ तो टैक्स नेट बढ़ाना है, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की बात आनी है। अभी जो आपकी शकील साहब की रिपोर्ट चली है उसमें हर तरफ एक्सपेंसेस को इंक्रीज होने की बात आई है और ज़ाहिर है कलेक्शंस को बढ़ाने की बात की। एक तरफ आपने कहा कि 25% जो पिछले साल का बजट है उससे हम 25% ज़्यादा कलेक्शन कर लेंगे। ये एक बजट रखा जा रहा है जो ये जिसका हाल वही हो सकता है जो पिछले सालों वाला रहा कि पिछले सालों में एक बजट रखा गया जो कभी अचीव नहीं हुआ, फिर डाउनवर्ड किया गया, डाउनवर्ड फिगर्स भी अचीव होती नज़र नहीं आ रही। तो एक तो थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक होकर देखना पड़ेगा।
इस वक्त जो हमारे ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है, इसमें ना तो कोई नया टैक्स लगाया जा सकता है, क्योंकि टैक्सेस का बर्डन जो है वो इकोनॉमी को और स्लो डाउन करेगा, प्रेशर बढ़ेगा बिजनेसेस के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर। अगर सेल्स टैक्स में कोई चीज़ लगाते हैं तो प्राइसेस इंक्रीज होगी और वो चीज़ हो रही है। ज़ाहिर है इसका प्रेशर किस पे आएगा? कंज्यूमर्स के ऊपर, आवाम के ऊपर, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं ना? जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के वापस आते हैं और मजीद बात करेंगे कि ये टैक्सेशन का मसला आखिर है क्या और ये कहाँ से हल हो सकता है, कान कहाँ से पकड़ा जाए। बात करेंगे ब्रेक के बाद।